गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सोहन और आज की क्लास हमारी बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पे होगी। ये यूनिट 2 है। जे ए आई आई बी का एक सब्जेक्ट है हमारा, जे ए आई आई बी ए एफ एम। इस सब्जेक्ट का, इस मॉड्यूल का यूनिट 2 है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, किसी भी फर्म के, किसी भी कंपनी के हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उसकी जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, उनका लेखा जोखा रखते हैं, वो किन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जिसको जैसे मन आएगा वो अपने हिसाब से उसकी रिकॉर्डिंग कर ले। ठीक है। तो वो रिकॉर्ड करने के लिए जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, उन सबको हम अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट हैं, मैं आज उनको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कोस्ट कंसेप्ट आता है। कोस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे, तो उसकी जो एंट्री हम अपनी किताबों में करेंगे, वो उसकी कॉस्ट पर करेंगे। यानी कि जितने में हमें वो चीज खरीदी है, हम उतने पे करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज मैंने एक लैंड खरीदी, वो मुझे 5 लाख में मिली, है ना। लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है, आज अगर मैं उसको बेचने जाऊं, जो मार्केट वैल्यू है, मुझे लग रहा है वो 6 लाख में बिक जाएगी। ठीक है। तो क्या मैं इसको अपनी बुक्स में 6 लाख पे रिकॉर्ड करूं या 5 लाख पे रिकॉर्ड करूं? तो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो कोस्ट कंसेप्ट है, वो हमें गाइड करता है कि इस ट्रांजैक्शन को हम 5 लाख रुपए पर ही रिकॉर्ड करेंगे। 5 लाख रुपए, क्योंकि हमने उसको एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट दी है वो केवल 5 लाख आई है। तो हम उसे कोस्ट कंसेप्ट के बेस पे केवल 5 लाख में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि जो वैल्यू में हमने आज खरीदी है, उस पे रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं है कि अगर वो 1 महीने बाद, ये जो लैंड मैंने खरीदी है, आज मैंने 5 लाख रुपए में खरीदी और मुझे पता लगा कल, या मुझे आज ही पता चल गया कि इसको गवर्नमेंट जो है ना एक्वायर करेगी अभी कुछ दिनों में, तो इसकी वैल्यू 10 लाख हो जाएगी 1 महीने बाद। तो भी मैं उसको कोस्ट पर ही रिकॉर्ड करूंगा, 5 लाख रुपए पर ही मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, और ट्रांजैक्शंस में, जो बुक्स में, हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका हमने कोई मूल्य चुकाया है, जो हमें किसी कॉस्ट में मिला है, पैसे देके मिला है। अगर कोई सामान या कोई एसेट हमें फ्री में मिल रही है, तो हम उनको अपनी बुक्स में शो नहीं करेंगे। ठीक है। तो बड़े आसान से कंसेप्ट हैं ये, कॉमन सेंस है, ये हमें समझने हैं। इन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि हम अपनी बुक्स में केवल वो ही ट्रांजैक्शन शो कर सकते हैं जो हम मॉनेटरी टर्म्स में हम जिनको मेजर कर सकें। देखिए, जैसे मैंने कोई मशीन खरीदी है 1 करोड़ रुपए की, तो मैं उसको अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा। ठीक है। दूसरा सिनेरियो, अभी जो है हमारा, जो बड़ी कंपनी है, उसका मालिक बहुत ज्यादा बीमार है ना। और उस कंपनी का जो फ्यूचर है, वो उसी ओनर पर बेस्ड है ना। वो उसी की विजन पे कंपनी चल रही है, और उस कंपनी का फ्यूचर उस मालिक के पर ही बेस्ड है ना। वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी डेथ हो सकती है। तो क्या है, ये उस कंपनी के फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही डिस्प्यूट चल रहा है, मान लिया स्टाफ में डिस्प्यूट चल रहा है, इससे क्या, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगी।
फाइनेंशियली लॉस होगा, लेकिन फिर भी इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, हम केवल वही ट्रांजैक्शंस बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक। तीसरा कंसेप्ट हमारा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि जब हम कोई फर्म खोलते हैं या कोई कंपनी खोलते हैं, तो उसमें दो लोग होते हैं, बिजनेस और दूसरा होता है ओनर। वो इन दोनों को अलग अलग कंसीडर करता है, अलग अलग। वो कहता है ये दो लीगल एंटिटी हैं। बिजनेस का जो फर्म है, जो नाम है वो अलग है, और ओनर जो है अलग है। जैसे ओनर ने जब बिजनेस शुरू किया तो उसने कुछ पैसे डाले, है ना, उसने कुछ पैसे डाले, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस में लगाए हैं, बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में लगाए हैं, तो वो बिजनेस में उसकी कैपिटल है। तो हमेशा ये रह बुक्स दिखाती हैं कि ये जो कैपिटल है ये बिजनेस पर उधार है, किसका? ओनर का। ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही आपको ये समझना है। रियलाइजेशन कंसेप्ट देखते हैं अब हम। रियलाइजेशन कंसेप्ट देखिए, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है? रियलाइजेशन कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर हम कुछ सेल्स में हम सेल्स करते हैं, है ना, कोई कस्टमर आज हमारे पास आया और उसने हमें 1 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया। क्या किया? उसने हमें 1 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया। तो क्या मैं अभी इसको अपनी बुक्स में एंटर कर लूं? नहीं करूंगा, क्योंकि अभी क्या किया है, उसने हमें सिर्फ ऑर्डर दिया है, हमने उसको सामान नहीं बेचा है, अभी हमने उसको सामान अभी उसकी डिलीवरी नहीं की है, और ना ही उसने हमें कोई पेमेंट की है। तो इसको मैं अभी बुक्स में एंट्री नहीं करूंगा, इसको मैं अभी अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करूंगा। मैं अपनी बुक्स में इसकी एंट्री कब करूंगा? जब मैंने सामान उसके घर पर पहुंचा दिया है, या जब मैंने सामान उसके फर्म पर, फैक्ट्री पर पहुंचा दिया है, तभी मैं उसको सेल कंसीडर करूंगा। अगर क्या होता है कि हमने कुछ, जब कस्टमर आता है, जैसे बड़ी बड़ी फर्म है ना, वहां पे मान लिया मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है ना, तो ये कंपनी वाला मेरे पास आएगा और ये मेरा सामान खरीदने की बात करेगा। तो बात कैसे होगी? सबसे पहले तो बात होगी कि भाई प्रोडक्ट क्या क्या आप मुझे दोगे, है ना, आप मुझे क्या क्या प्रोडक्ट दोगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, वो आप मुझे किस रेट पर दोगे, ये तीन चार चीजें, कैसे कैसे दोगे, कब पेमेंट होगा, बहुत सारी चीजें वो डिस्कस करेंगे। अब जब फाइनल हो जाएगा तो ये पर्सन बोलेगा मुझे कि आप मुझे कुछ सामान आप ट्रायल के लिए दे दीजिए, है ना, थोड़ा बहुत कुछ सामान आप मुझे ट्रायल के लिए दे दीजिए। अगर ये पास हो जाता है, अगर ये सामान मुझे फिर अच्छा लगता है, तो हम अपनी डील को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या बोलते हैं? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। ये सामान मैंने कस्टमर को अप्रूवल यानी कि टेस्टिंग के लिए दिया होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, हमेशा कॉस्ट पर ही दिखाते हैं, इसको हम सेल नहीं समझते हैं। ठीक है। तो सेल कब समझी जाएगी? जब हमने अपना सामान उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस में कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन अगर होगी, कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगी, तो उस ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं। दो अकाउंट अफेक्ट होंगे हमेशा, उसकी एंट्री दो जगह पे होगी। देखो, जैसे कैश पेड फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, कोई एक एसेट खरीदी है, ठीक है, और उसके लिए कैश दिया है, तो इससे कौन कौन से अकाउंट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो एसेट,
जो मशीनरी अकाउंट है वो हमारा अफेक्ट हो रहा है। दूसरा हमारा कैश या बैंक से अगर हमने पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ही हर जगह दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सिक्स्थ पे आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है अकाउंटिंग में? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि जो बिजनेस है ये हमेशा चलता रहेगा, है ना। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं सोचेगा कि आज मैंने बिजनेस शुरू किया, इसको 6 महीने बाद या 1 साल बाद मैं बंद कर दूंगा। हर आदमी बिजनेस क्या सोच के करता है कि इस बिजनेस से उसे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कमाने के लिए वो हमेशा इस बिजनेस को करता रहेगा, आगे बढ़ाएगा, है ना। उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करता रहेगा, एक्सपेंड करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जब भी हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट एंड नॉट एट मार्केट वैल्यू। देखो, जो फिक्स्ड एसेट होती हैं उनको हम कॉस्ट पे क्यों शो करते हैं जो हमने अपने अकाउंट्स में? देखिए, जो हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी है वो हमें बेचनी तो है नहीं, ठीक है, वो हमें बेचनी नहीं है। वो तो हमें फॉर मोर देन 1 ईयर काम में आएंगी। जब हम सोच रहे हैं कि फॉर मोर देन 1 ईयर काम में आएगी, तो यहीं पे क्या हो गया, हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आ गया। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये बिजनेस हमारा आगे चलता रहेगा। तो ऐसा आएगा कि हम जब फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्योंकि हम उसमें क्या सोच रहे हैं कि ये बिजनेस आगे चलता रहेगा। ऐसे ही डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। हमने अभी सोच लिया है कि ये वाली जो मशीन है ना 10 साल तक चलेगी, है ना। तो 10 साल तक चलेगी, क्या का क्या मतलब है कि हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस, लग रहा है नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा बिजनेस 1 साल से आगे चलेगा, 10 साल तक चलेगा, 10 साल से अभी आगे चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। रिजर्व्स और प्रोविजंस बनाए जाते हैं, वो भी हम फ्यूचर लायबिलिटी के लिए बनाते हैं। फ्यूचर लायबिलिटी मतलब ये क्या है कि हम बिजनेस चलता रहेगा तो आगे ये लायबिलिटी आएंगी, हमें नई मशीनें खरीदनी होंगी, पुरानी मशीनें बेचनी होंगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम उसके लिए प्रोविजंस बनाते हैं पहले से। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिटन ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होता है, जैसे हमारा एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि हमारी सेल्स बढ़ती है। और अगर हमने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है एडवर्टाइजमेंट में जिससे कि हमें फायदा मिलेगा फॉर मोर देन 1 ईयर्स, तो क्या होता है कि हम उसको एसेट साइड में दिखाते हैं और उसको धीरे 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 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको चार्ज करते हैं। इसका मतलब क्या है? अब हमें लगा कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, तभी तो हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे, है ना, कि जिससे कि वो हमें सालों साल फायदा करें। तो ये सब जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हैं वो किस पर बेस्ड है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर बेस्ड है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर। अच्छा, अब आता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? देखिए, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि हमने जो सेल इस साल करी है, हमने जो सेल इस साल करी है उस पे जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, जो एक्सपेंसेस इस साल हुए हैं इस सेल को करने में, वो ही एक्सपेंसेस हम इस साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से घटाएंगे। ठीक है, देखो, जैसे हमने मशीन खरीदी थी, हमने मान लिया मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है। तो मेरे पास से तो 10 लाख रुपए चले गए। तो क्या मैं उसको पहले साल ही यहाँ पे खर्चा दिखा दूँ? खर्चा ही तो है, मशीन खरीदी है वो खर्चा ही तो हुआ है। तो अगर मैं उसको पहले साल ही 10 लाख रुपए इसमें यहाँ पे माइनस कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस से,
तो क्या मैंने 10 लाख रुपए पूरा इसी साल यूज कर ली मशीन? नहीं की है। तो मशीन का बहुत कम पार्ट मैंने यूज किया होगा। अभी मशीन 10 साल चलेगी, तो मैंने केवल उसका 1/10, मैंने उसका केवल 1/10 यूज किया है इस सेल को इफेक्ट करने के लिए, ये सामान बनाने के लिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, उस पर डेप्रिसिएशन लूंगा। 10 साल चलेगी, तो मैं उसको मान रहा हूँ कि वो हर साल बराबर बराबर यूज होगी। तो इसलिए मैं उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा, 1/10। तो इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने एडवर्टीजमेंट पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जिससे कि मेरी सेल बढ़ जाए। उस एक्सपेंडिचर का मुझे आने वाले 4-5 सालों तक मुझे लाभ मिलेगा। तो अगर मैं उसको इसी साल में यहीं पे मैं उसको अगर प्रॉफिट एंड लॉस में से घटा दूंगा, तो वो गलत हो जाएगा, कि उसका फायदा मुझे अगले साल भी मिलने वाला है। तो इसलिए में हम क्या करते हैं, इस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एसेट साइड में दिखाते हैं। और मान लिया मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि मुझे उसका फायदा अगले 5 साल तक मिलने वाला है, तो मैं उन 5 साल में उसको बराबर बराबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं उसको चार्ज कर दूंगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है। जैसे कुछ मैंने अगर पेमेंट किया नहीं है, मुझे वो पेमेंट करना था, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं अगले साल उसको पेमेंट करूंगा तो मैं उसको अगले साल ही उसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में से घटाऊंगा, नहीं। मैं उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाकर यहाँ पे मैं उसको इसी साल मैं उसको माइनस कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको बोला जाता है मैचिंग कंसेप्ट। अब आ गया है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे हमारा बिजनेस चले जा रहा है चले जा रहा है, इट इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि बिजनेस हमारा हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि इस साल मुझे कितना फायदा हुआ है, बिजनेस क्या मैं ऐसे ही करता रहूं, ना देखूं कि मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सारी चीजें देखनी पड़ती है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है इस साल या लॉस हुआ है, ठीक है। तो दूसरा, मैंने बिजनेस में क्या मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, हर साल में मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, मेरी सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, या लॉस हुआ है, ये सब मैं मुझे कैसे पता चलेगा? कि जब मैं अपने बिजनेस की लाइफ जो है उसको कुछ हिस्सों में मैं बांट दूं, उसको कुछ हिस्सों में मैं बांट दूं, और फिर मैं इनका कंपैरिजन करूं, फिर मैं इनका कंपैरिजन करूं, ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो बिजनेस की जो लाइफ है उसे कुछ हिस्सों में बांट देंगे। उस हिस्सों को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। जैसे आजकल क्या है, 1 ईयर जो है हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। मोस्टली कंपनीज में हमारा ये 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक ये हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत हमें पड़ती है हमारी परफॉर्मेंस को सबसे पहले तो डिसाइड करने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, प्रॉफिट आया या लॉस आया। दूसरा, कंपैरिजन के लिए हम कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर से इस साल में हम आगे बढ़े हैं या हम पीछे की तरफ गए हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट लेकर आए। देखिए, अभी मैंने आपको इतने सारे जो 8 कंसेप्ट पढ़ाए हैं, ये सब हम कब यूज करते हैं, जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आप इनको जो मैंने वीडियो में बताया है उन्हीं को पढ़ लेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहीं से लेकर उनको अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आप मोस्टली सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत आसान है, ठीक है।
अभी आगे मैं कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस और बताऊंगा। तो लेकिन आज की क्लास में इतना ही है। अगर आपको मेरी क्लासेस बेनिफिशियल लगती हैं, आपको समझ आता है, तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि मुझे थोड़ी सी एक एनर्जी मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलता है, एंकरेजमेंट मिलता है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाऊं। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।